नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुंदन सिंह जी। कुंदन सिंह जी आप इसे जानते हैं, वो सीनियर फेलो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सिविलाइजेशनल स्टडी सैन फ्रांसिस्को बे एरिया और प्रोफेसर हैं सोफिया यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया। और आपसे हम एक बार काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं इसी सिविलाइजेशनल इश्यूज और बेसिकली ब्राह्मण हेट उसका जो है वो कि साहब कि ब्राह्मणों को इतनी घृणा क्यों है भारत में। और अब चूंकि एफसीआरए की बड़ी चर्चा हो रही है और हमारे क्रिश्चियंस भाई जो हैं वो बड़े एक्टिव हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब हमारा गला घोटा जा रहा है। तो ये जो तथाकथित जो क्रिश्चियन नैरेटिव जो चल रहा है पिछले 200-300 साल से, उसके ओरिजिन्स के बारे में हमने बात की थी कि किस तरह से मिशनरीज और जेम्स मिल और ये सारे लोग जो है मार्क्स और ये सब मिल के और इन्होंने वो पूरा एक मेंटल स्लेवरी का फ्रेमवर्क बना रखा। तो अब जो इस समय चल रहा है और ख़ास तौर से एक और डिबेट शुरू हो गई है जिसमें जो रिजर्वेशन का हमारा फ्रेमवर्क है वो अंडर चैलेंज है। तो अब क्या सोचते हैं आप, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? नमस्ते संजय जी, वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी अभिनंदन। और हम वापस से शुरू करते हैं जहाँ से हमने पिछले कॉन्वर्सेशन को छोड़ा था। तो बहुत संक्षेप में वो बैकग्राउंड दूंगा कि हम लोगों ने जेम्स मिल के बारे में बात की थी, जेम्स मिल के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में बात की थी कि उसने हमारे हिस्ट्री को पहले लिखा, फिर इंस्टीट्यूशनलाइज किया। वो एक बहुत ही सीनियर ऑफिशियल, इनफैक्ट इंडिया हाउस जो हेडक्वार्टर्स था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका चीफ भी था। तो उसकी किताब ने जो है एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट सिर्फ पॉलिसी के ऊपर नहीं छोड़ा, बल्कि एक डिस्कोर्स के ऊपर भी छोड़ा। और अगर एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से जो उसने ब्राह्मणों को डिमीन किया था, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और जिन व्यूअर्स ने उस कॉन्वर्सेशन को नहीं देखा है, वो आप उसका लिंक प्लीज़ शेयर कर देंगे तो वो जाकर के देख पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा जी हमारे जी डिस्क्रिप्शन में। जी। तो उसमें एक और बात जो उभर करके आई थी कि इंडिया के अंडरमाइनिंग में, भारत के अंडरमाइनिंग में क्रिश्चियन राइट और पॉलिटिकल लेफ्ट, इन दोनों का ज़बरदस्त कंप्लिसिटी रहा है। और जो चीज़ें 19th सेंचुरी में शुरू हुई थी वो अभी तक बंद नहीं हुई हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारतीय इंटेलेक्चुअल्स जब जब राइट और लेफ़्ट को अगर देखें, तो जहाँ तक उनकी घृणा भारत के प्रति है, उसमें वो बिल्कुल यूनाइटेड है। और इसीलिए जब मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ या अपने विषय में, अपने स्कॉलरशिप के बारे में बताता हूँ, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, नीदर लेफ्ट नॉर राइट। क्योंकि मैं भारत को भारत के दृष्टिकोण से देखता हूँ, उसकी कॉस्मोलॉजी के दृष्टिकोण से देखता हूँ। और मैंने उसका दर्शन का एक अध्ययन किया है काफ़ी समय तक, जो श्री अरबिंदो से इंस्पायर्ड है। और उसके कारण जो एक आंतरिक दृष्टि है भारत की, वो मुझे दिखाई पड़ती है। तो ये बैकग्राउंड है और इसी बैकग्राउंड से हम शुरू करते हैं। तो उस कॉन्वर्सेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टेक था वो ये था कि जब जेम्स मिल ब्राह्मणों के बारे में जो बातें कर रहे थे, जो बातें उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखी थी, वो भारतीय ब्राह्मणों के बारे में थी नहीं। क्योंकि उसका सारा डेटा जो है, जेम्स मिल का जो सारा डेटा है, वो क्रिश्चियन प्रीस्ट के इंटरैक्शन से आ रहा था। और इस चीज़ को मैंने अपनी किताब कॉलोनियल डिस्कोर्स एंड द सफरिंग ऑफ इंडियन अमेरिकन चिल्ड्रन, जिसका कि ओपन एक्सेस अवेलेबल है, स्प्रिंगर की पब्लिश किताब है। लोग स्प्रिंगर के वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ टाइप करने के बाद कॉलोनियल डिस्कोर्स एंड द सफरिंग ऑफ इंडियन अमेरिकन चिल्ड्रन,
में उनको किंडल वर्जन और पीडीएफ वर्जन दोनों फ्री का मिल जाएगा। और वो चैप्टर्स 3 और 4 में अगर जाएंगे तो उसमें ये बहुत ही एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एकेडमिकली प्रूवन तरीके से देख पाएंगे कि जेम्स मिल जो बातें लिख रहे हैं हिंदू ब्राह्मणों के ऊपर, वही चीज़ें वो क्रिश्चियन प्रीस्ट के बारे में लिख रहे हैं। करस्पॉन्डेंस बहुत क्लियर है। और चूंकि इस डिस्कोर्स को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, पॉलिटिकल ब्रिटेन के पॉलिटिकल और यूरोपियन लेफ्ट ने पिक किया, मार्क्स ने उसको पिक किया, क्रिश्चियन मिशनरीज ने पिक किया, और उसके बाद जब वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के डिस्कोर्स का पार्ट बना तो उस डिस्कोर्स का रेफ्यूटेशन हुआ ही नहीं है। और वो डिस्कोर्स इंसिडेंटली आज अलग अलग तरीके से भारतीयों के दिमाग में और सिविलाइजेशन में वो घुस चुका है। और ये सारी चीज़ें जो हम HCRA के अगेंस्ट देख रहे हैं और रिजर्वेशन के अगेंस्ट देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही इंटरलिंक्ड है। ये बिल्कुल ही लिंक्ड है क्योंकि उसी नैरेटिव के बेसिस पे जो क्रिश्चियन राइट है उसका कन्वर्जन का एजेंडा चल रहा है इंडिया में। और यही कारण है कि वो FCRA बिल को टूथ एंड नेल अपोज कर रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। और बल्कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये जो है वो पूरा का पूरा हमारा जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो पूरा का पूरा डॉगमा पर आधारित है, एनेक्डोट्स पर आधारित है। जितने लोग सोशल जस्टिस के पुरोधा जाने जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हों या फूले हों या आपके मॉडर्न राइटर्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखे, लेकिन मार्क्सिस्ट राइटर्स हैं जितने भी, वो सारे के सारे उसी नैरेटिव को लेके चलते हैं, डेटा को लेके नहीं चलते। मजे की बात यह है कि अभी 3 दिन पहले एक ओबीसी कमीशन है राजस्थान का, उसका डेटा आता है और पुराना जो डेटा है जिसमें 52% ओबीसी बताए गए थे, उसके आधार पर रिजर्वेशन चल रहा था, वो पूरा गलत पाया जाता है। वो 43% पाते हैं और उसमें ये बताते हैं कि आपकी 7 जो कास्ट्स हैं, 7 castes have monopolized 90% representative positions for OBC। ये दिखा रहा है कि साहब कुछ भी डेटा पर आधारित नहीं है। डेटा पे देख लीजिए, आपके डेटा पे पता चलता है कि इफ यू टेक बिहार का जो उन्होंने कास्ट सेंसस किया था, बिहार के कास्ट सेंसस में जो वहाँ की सबसे पावरफुल ओबीसी पोजीशन है यानी यादव, 14% है, 25% नौकरी है उनके पास, एंड स्टिल दे आर गेटिंग रिजर्वेशन। नहीं, इनफैक्ट फिर उसके वो आपके कुर्मी हैं, 2.75% है, 5.5% नौकरी है उनके पास, बट रिजर्वेशन कंटिन्यूज रिगार्डलेस। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल कोई सप्रेशन हुआ था, जबकि ओबीसी के मामले में तो है भी नहीं वो। Even Christian missionaries did not invent that, but we have taken it, number of steps further and created those oppressor categories। जी जी, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हम डेटा और डिस्कोर्स के बेसिस पे जो है इसको हम क्रिटिकली एग्जामिन करें। और मैं ये कहूँगा कि, और मैंने इसको बहुत ही सिस्टमैटिकली एनालाइज किया है एक लंबे समय तक, और उसके बारे में बात करेंगे। और मेरा जो पूरा रिसर्च वो शो करता है कि जो एक स्मॉल परसेंटेज, वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन, जिनके साथ अस्पृश्यता जो है वो प्रैक्टिस की गई थी, उन्हीं का केस बनता है रिजर्वेशन का, बाकी किसी का केस नहीं बनता है। और आज हम क्या कहते हैं, इसको बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो हम चलते हैं वापस फिर 19th सेंचुरी में। तो हमने ये बताया था आपके पिछले कॉन्वर्सेशन में कि 1817 में जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया आती है। 1819 में जो है जेम्स मिल ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्कफोर्स है, जो उसका ऑफिशियल डम है,
उसका वो पार्ट बन जाते हैं। और उसके बाद चूंकि वो इनकॉर्पोरेट हो गए थे तो उनका कॉन्वर्सेशन ऑफ कोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत मेजर तरीके से चल रहा था। तो होता क्या है कि 1822 में जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल थे थॉमस मुनरो, वो एक एक्सटेंसिव सर्वे कराना चाहते हैं। और मैं ये सारा डेटा धर्मपाल जी की किताब जो है द ब्यूटीफुल ट्री, इससे मैं लेकर के आ रहा हूँ। और चूंकि इस विषय में बात होते रहती है छिटपुट, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसा इंटरेक्शन मीडिया में नहीं मिला है जिसने कि इसको बहुत ही एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है। और मेरा ये मानना है कि इनका जो काम था उसको एक प्रॉपर उसका वैलिडेशन होना चाहिए, उसका प्रॉपर व्यूअरशिप होना चाहिए, क्योंकि धर्मपाल जी का सैक्रिफाइस इस काम के लिए बहुत मेजर है। ये काम उसने इसका डेटा उन्होंने तब कलेक्ट किया था जब उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, फोटो कॉपिंग नहीं कर सकते थे। उन्होंने 23-24 साल इंडिया हाउस में लगाए थे उन्होंने। जी वो वहाँ के लाइब्रेरी में जो है 23-24 साल लगा करके उन्होंने ओरिजिनल रिकॉर्ड्स जो थे ब्रिटिशर्स के, उसको ही वेंट थ्रू ऑल दोज रिकॉर्ड्स। वहाँ से उन्होंने कॉपीइंग की बहुत सारी चीज़ों को, उसके बाद लेकर के आए और उसके बाद उन्होंने ये किताब लिखा है। तो जो हम अभी बात कर रहे हैं वो ओरिजिनल डेटा, और ये किसी इंडियन का डेटा नहीं है, ये ब्रिटिशर्स का डेटा है जो उन्होंने कलेक्ट किया था। तो मैं आपको बहुत क्विकली जो ऑर्डर पास किया था थॉमस मुनरो ने, मैं उसको थोड़ा सा पढ़ करके बताता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग उसका हिंदी अनुवाद कर लेंगे और वहाँ से कहानी को शुरू करेंगे। तो ये कहते हैं कि मच हैज़ बीन रिटन बोथ इन इंग्लैंड एंड इन दिस कंट्री अबाउट द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड द मीन्स ऑफ डिसेमिनेटिंग नॉलेज अमंग्स देम। ये जब ये बात कह रहे हैं तो जेम्स मिल का ये नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बेसिकली जेम्स मिल का ही नाम ले रहे हैं, क्योंकि जेम्स मिल तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बन चुके थे और वो पॉलिसी जो है उसको इन्फ्लुएंस उन्होंने करना शुरू कर दिया था। बट द ओपिनियन अपॉन दिस सब्जेक्ट are the mere conjectures of individuals unsupported by any authentic documents and differing so widely from each other as to be entitled to very little attention. Our power in this country and the nature of its own municipal situations have certainly rendered it practicable to collect materials from which a judgment might be formed of the state of the mental cultivation of the people. ये लंबा ऑर्डर है, मैं पूरे इस ऑर्डर में नहीं जाऊंगा। तो इसने क्या किया था कि इसने जो है ये एक सर्वे इंस्टीट्यूट किया था, ये पता करने के लिए कि इंडिया जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी में एजुकेशन की क्या स्थिति है। और ये जो सर्वे हुआ था ये कास्ट बेस्ड हुआ था कि कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, उन स्कूल्स और कॉलेजेस में कितने बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, ये सॉरी टू इंटरप्ट, ये सारी चीज जो है ये आपको 1813 का जो चार्टर था उसके बाद ही शुरू हुई है, जब when they allowed the missionaries to operate, उसके पहले नहीं थी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो पॉलिटिकल लेफ्ट और क्रिश्चियन राइट ये हमेशा से कंप्लिसिट रहा है और ये आज भी कंप्लिसिट है। तो इसकी एक पुरानी जीनियोलॉजी है। तो हम ये समझें कि यूरोपियन या यूरोप से एसोसिएटेड पॉलिटिकल लेफ्ट वो इंडिया को एक डिफरेंट नज़रिए से देखेगा इन कंपैरिजन टू क्रिश्चियन राइट, वो नहीं होने वाला है। यू नो, दे आर जॉइंट एट द हिप, और इसकी लंबी कहानी है। तो हमने पुराने कॉन्वर्सेशन में ये भी छेड़ा था कि डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में मैकॉले और जेम्स मिल जो है वो स्पेक्ट्रम के दो एंड्स पे थे, लेकिन बहुत मेजर तरीके से उन दोनों ने यूनाइट किया इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम को अंडरमाइन करने के लिए। तो यू नो, कमिंग बैक टू दिस कॉन्वर्सेशन, ये तो उसने जो है ये ऑर्डर पास किया। तो जितने कलेक्टर्स थे मद्रास प्रेसिडेंसी में, और मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय बहुत लंबा चौड़ा प्रेसिडेंसी था,
उड़ीसा से लेकर के आपका केरला तक, ये पूरा जो एरिया है उसको इंक्लूड करता था। उड़ीसा था, आंध्र प्रदेश था, कर्नाटका था प्रेजेंट, केरला था और तमिलनाडु था। तो वहाँ के जितने कलेक्टर्स थे उनको ये ऑर्डर गया कि पता करिए कि कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, उसमें डेमोग्राफी क्या है। और ये डेमोग्राफी जो है वो बहुत मेजर तरीके से हम लोगों को सरप्राइज करेगा, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस डेमोग्राफी के बारे में जानें। और धर्मपाल जी अपनी किताब में टेबल 2 में ये बताते हैं। और इंटरेस्टिंगली जब ये कास्ट बेस्ड जब सर्वे ये कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि ये पता करना है कि ब्राह्मण स्टूडेंट्स कितने हैं, वैश्य स्टूडेंट्स कितने हैं, शूद्र कितने हैं और अदर कास्ट कितने हैं। और वो मेन ऑर्डर में जो है क्षत्रिय को इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया था। और इसकी भी ये कहानी है, ये क्षत्रिय का इंक्लूजन जो है ये रैंडम नहीं है, क्योंकि उस समय तक भारत में वर्ण जो है वो कर्म बेस्ड था। और जब पॉलिटिकल क्लास जब खत्म हो चुका था, जब पॉलिटिकल क्लास जो है वो कंप्लीटली कॉलोनाइज्ड हो गया था, तो क्षत्रिय बचता ही नहीं था। और यही कारण है कि इन लोगों ने क्षत्रिय को इंक्लूड नहीं किया था उस सर्वे में। लेकिन कहीं कहीं पर जो है वो पॉलिटिकल क्लास जो है वो एग्जिस्ट करता था, तो क्षत्रिय जो है इधर उधर पाए जाते थे। तो कुछ कलेक्टर्स ने जो है क्षत्रिय का भी सर्वे किया, जिसमें विशाखापट्टनम था, मसूलीपट्टनम था, लेकिन उनके नंबर्स बहुत कम थे। तांजोर उसमें भी सर्वे हुआ था क्षत्रियों के ऊपर, लेकिन ये जो सर्वे था उसमें क्षत्रिय इंक्लूडेड थे, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो एनीवेज, तो उड़ीसा में गंजम का ये है डेटा है, जिसमें कि ब्राह्मण स्टूडेंट्स जो हैं वो 808 थे, वैश्य 243 थे, शूद्र 1001 थे और अदर कास्ट वो 886 थे, 886। तो इसमें जब हम अदर कास्ट के बारे में बात करते हैं तो धर्मपाल जी कहते हैं कि जो कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट में इंक्लूडेड हैं आज, उनका भी शायद रिप्रेजेंटेशन है इसमें। मैं इससे डिसएग्री करता हूं, क्योंकि जिनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, और देखिए, और ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग रूरल इंडिया से संबंध रखते हैं अपना, वो इस बात को बहुत क्लियरली जान पाएंगे कि जो शूद्र क्लासिफिकेशन है और जो अस्पृश्य क्लासिफिकेशन है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। क्योंकि शूद्र को जो है वो भारतीय समाज का एक इंटेग्रल पार्ट माना जाता था, और अस्पृश्यता उनके साथ प्रैक्टिस की जाती थी जिनको कि समाज से निष्कासित किया जाता था। और हम आएंगे इस बात के ऊपर। सवर्ण और अवर्ण, ये शूद्र तो सवर्ण ही है ना, सारे के सारे। जी, तो जितने लोग जो शूद्र जो है वो वर्ण व्यवस्था में सम्मिलित है, इसलिए वो वर्ण व्यवस्था के पार्ट है। तो हम आएंगे, हम क्या कहते हैं कि हमारा स्मृति ट्रेडिशन जो है इनके बारे में क्या कहता है। तो जो ये अदर कास्ट के बारे में बात हो रही है, ये अदर कास्ट वो कास्ट हैं जो जिनका कि इंटरवर्ण मैरिजेस से जो प्रोजनीज हुई थी, और इन सब चीज़ों का एक हमारे स्मृति ट्रेडिशन में बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। तो जब तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, मैं सबका डेटा आपको नहीं दूंगा, 2 का डेटा दूंगा। विशाखापट्टनम, जिसमें कि ब्राह्मण 4345 हैं, क्षत्रिय 103 हैं, वैश्य 948 हैं, शूद्र 1999 हैं, और अदर कास्ट जो हैं वो 1885 हैं। राजामंड्री में ब्राह्मण जो हैं वो 904 हैं, वैश्य 653 हैं, शूद्र 446 हैं, 466 हैं, और अदर कास्ट जो हैं वो
546 हैं। कर्नाटक या कन्नड़ स्पीकिंग में जब आप आ जाते हैं, सिर्फ एक का आपको एग्जाम्पल दूंगा, बेलारी का। बेलारी में ब्राह्मण 1185 हैं, वैश्य 981 हैं, शूद्र 2998 हैं। इनकी संख्या जो है वो ब्राह्मणों से ज़्यादा है, ये मार्क करने की चीज़ है। अदर कास्ट इनकी संख्या जो है वो 1174 है। ये भी जो है ये ब्राह्मणों के करीब हैं। अब आप केरला में चले आइए। केरला में मालाबार का डेटा है हमारे पास, और ये सर्वे ये 1822 और 1826 के बीच में हुआ था। 1822 से 1826 के बीच में हुआ था। 1826 में इसका रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया था गवर्नमेंट को। तो मालाबार का अगर हम डेटा देखते हैं तो मालाबार का डेटा है 2230 ब्राह्मणों का, वैश्य का है 84, शूद्र का है, यहां भी शूद्र की संख्या जो है वो ब्राह्मणों से ज्यादा है, 3697, और अदर कास्ट की संख्या है 2756। ये आपका केरला का डेटा है। Who are these other caste? यही बात बार आती है। जी अदर कास्ट में आऊंगा। इस पे क्या कहते हैं, इस पे हम लोग क्या कहते हैं, इस पे हम लंबा चौड़ा डिस्कशन करेंगे आज। यू नो वी नीड टू गेट टू द वेरी बॉटम ऑफ इट, क्योंकि ये सारा, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो भारतीय समाज में इस तरह से सोशल डिसहार्मनी फैल गई है, इन डेटा का सामने आना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से मेरिट को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन, कोई भी सिविलाइजेशन मेरिट को कॉम्प्रोमाइज करके एडवांस नहीं कर पाएगी। But let me go through all these pieces of data and then we'll come to the discussion part. सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो डेटा है संजय जी, वो आता है आपका तमिलनाडु से। तमिलनाडु में नॉर्थ आर्कट में 698 ब्राह्मण हैं, 630 वैश्य हैं, 4856 शूद्र हैं। अब आप सोचिए कि 626 और 4000। हाँ, हम आपके परसेंटेज में भी हम आएंगे। तो फिलहाल जो है अदर कास्ट को हम छोड़ देते हैं, हम 3 पे ही फोकस करते हैं, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के ऊपर। साउथ आर्कट में ब्राह्मण जो है 997 हैं, वैश्य 370 हैं, शूद्र कितने हैं? 7938। चिंगलीपुट में कितने हैं ब्राह्मण? 858। वैश्य कितने हैं? 424। शूद्र कितने हैं? 4809। तांजोर में ब्राह्मण कितने हैं? 2817। क्षत्रिय कितने हैं? 359। वैश्य कितने हैं? 222। और शूद्र कितने हैं? 10,661, 5 गुना ज्यादा। Anyway, that that narrative is established. वो narrative established हो गया। right. तो ये established, और ये मैं सिर्फ एक परसेंटेज के बारे में बात करूंगा, और तमिलनाडु पे ही फोकस करते हैं कि जब हम तांजोर को देखते हैं तो ब्राह्मण स्टूडेंट्स की संख्या जो है 16.16% है। क्षत्रिय 2.12, वैश्य 1.27 और शूद्र जो हैं वो 61.17 हैं। साउथ आर्कॉट में ब्राह्मण 9.57 हैं, वैश्य जो हैं वो 3.55 हैं और शूद्र जो हैं वो 76.19% हैं, 76.19। तो ये तो है कहानी। और असली कहानी। जी,
और ये जो पूरी कहानी चल रही है कि ब्राह्मणों ने जो है वो किसी को पढ़ने नहीं दिया, और ब्राह्मण सबको पढ़ा रहे थे। और इनफैक्ट टीचर्स की जब डेमोग्राफी देखते हैं तो टीचिंग में भी जो है वो रिप्रेजेंटेशन आपका सहरे कास्ट का था। हाँ, वो एक टीचर्स का भी सेंसस हुआ है उसमें। जी वो हुआ है, उसके बारे में क्या कहते हैं वो कभी कभी बाद में आऊंगा। हाँ, वो मतलब रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेटिव डेटा है वो मोर और लेस सिमिलर है। राइट राइट। तो कहने का ये मतलब है कि जो हमारा शास्त्र ट्रेडिशन था और ये जो डेटा है, ये डेटा बहुत मैच करता है। अगर हम शास्त्र ट्रेडिशन को अगर हम देखें तो पढ़ने पढ़ाने का, देखिए सारे वर्णों को जो है वो वेद पढ़ाया जाता था। स्मृति में काफी स्मृति जो है वो 3 वर्ण के बारे में बात करते हैं। और अगर अरविंद शर्मा का अगर हम उनका अगर हम रिसर्च देखें तो एक समय तक चारों वर्णों को वेद पढ़ाया जाता था, वेद सब पढ़ते थे। वेद अगर पढ़ाने के मामले में अगर देखा जाए तो पढ़ाने का अधिकार जो है वो सिर्फ ब्राह्मणों को दिया गया था, और उसका कारण है वेद को मास्टर करना वो एक कोई कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो जब तक क्या कहते हैं वो सुबह से लेकर के रात तक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर उसमें इन्वॉल्व अगर नहीं रहे तो वेद का ओरल ट्रांसमिशन जो है वो नहीं हो सकता है। इट इज मैसिवली एक्सटेंसिव। उसके अलावा पढ़ना पढ़ाना तो जो वो है वो देखिए, यदि द मच मलाइंड मनुस्मृति की भी बात अगर ले लें, जी तो मनुस्मृति में भी ब्राह्मणों के लिए जो नियम है वो बाकियों से 10-20 गुना कठोर हैं। बिल्कुल और उसमें ये भी है कि यदि आप वो नियम नहीं उनका अनुसरण करेंगे या उनका पालन करेंगे तो आप शूद्र बन जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल वर्ण सीधे सीधे डायनामिक है, यदि ब्राह्मण शूद्र बन जाएगा अपने नियम बिल्कुल। नहीं पालन करने से, तब भाई इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए अब इतने कठिन नियम, यहाँ तक कि भाई कुछ तो परंपराओं में तो ये था कि ब्राह्मण जो है वो अ, अर्थोपार्जन नहीं कर सकता। मैं तो सबको, जो भी शूद्र ब्राह्मण बनना चाहते हैं आज के युग में, मैं कहूँगा कि भाई तुम ब्राह्मण बन जाओ, अर्थोपार्जन समाप्त कर दो। और उसी प्रकार से ये भी कहूँगा कि भई आज ऐसा कौन व्यक्ति है जो मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण है? बिल्कुल। तो देखिए उसमें क्योंकि ब्राह्मणों ने सबकी गुरुकुल छीन लिए, पाठशालाएँ छीन ली, पाठशालाएँ छीन के अपने स्कूल्स लगा दिए। और जितने भी जो अनएम्प्लॉयड हुए शिक्षक, वो चूँकि पढ़े लिखे थे, तो उनको सरकारी नौकर बना दिया, यानी उनको शूद्र बना दिया। देखिए इसमें 2-3 बात हैं, और अब हम आते हैं स्मृति ट्रेडिशन के ऊपर। और ये तो डेटा हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी कुछ ही दिन पहले हाइपर क्वेस्ट पे विशाल ने जो है मेरा एक ये किया था, एक इंटरव्यू किया था जब मैं भारत में था। वो तो देखा था मैंने। जी, तो उसमें जो है मुझे बहुत सारी गालियां पड़ रही हैं, मुझे बहुत सारी गालियां पड़, लेकिन कहने का ये मतलब है कि क्यों? किस चीज़ के लिए गालियाँ पड़ रही? गालियां पड़ रही हैं कि मैं ब्राह्मणिज्म को फेवर कर रहा हूँ, और ये और जो मतलब जो है जो नैरेटिव जिन लोगों ने इंटरनलाइज कर लिया है पूरे तरीके से, और उस नैरेटिव उनको कौन परवाह करता है, सब बेवकूफ़ लोग हैं। जी नहीं, लेकिन क्या कहते I हैं have only contempt for such people who do not look at data, who do not look at reason, who cannot rationalize, जो खाली जो है वो मार्क्सिस्ट पढ़ के और उसके बाद उसी को करते रहते हैं। बट ये तो अगर अगर हम सीजेपी का भी अगर हम रोज ऐसे लोगों से झगड़े होते हैं, 2-4 को मैं रोज कच्चा चबा के खाता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर आप सीजेपी का प्रोटेस्ट भी अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि जो जो मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स है, जो कॉलोनियल डिस्कोर्स है, और जो हम पहले बात की थी कि ये दोनों डिस्कोर्स जो हैं वो सम्मिलित हैं। वो जेम्स मिल, मेरा एक ये है वक्तव्य है कि अगर जेम्स मिल नहीं होते तो मार्क्स भी नहीं होते।
तो जो कॉलोनियल डिस्कोर्स है उसको कम्प्लीटली जो है लेफ्ट ने इसको इंटरनलाइज किया है और उसको उसको प्रोपगेट कर रहे हैं, उसको रिगर्जिटेट कर रहे हैं। डेटा वो देख नहीं रहे हैं, हमारे हमारे शास्त्रों को देख नहीं रहे हैं, हमारे स्मृति ट्रेडिशंस को देख नहीं रहे हैं। तो हम अब आते हैं स्मृति ट्रेडिशन के ऊपर। अगर आप स्मृति ट्रेडिशन में को अगर आप देखें तो उसमें दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो वर्णित हैं, वर्णापकर्ष और वर्णोपकर्ष। तो कि आप जो है वर्ण में आप स्लाइड कर सकते हैं और वर्ण में जो है क्या कहते हैं आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। और ये चीज भी बहुत अच्छी तरह से वर्णित है कि वर्ण जो है आपका कर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। और मैं ये जब कर्म को ट्रांसलेट कर रहा हूं तो वो काम है, वो आपका प्रारब्ध कर्म नहीं है। आप जो वोकेशन में एंगेज्ड हैं, आप जो काम करते हैं, वर्ण आपका उसी पे निर्धारित है। गौतम धर्म सूत्र को अगर हम देखें तो ये बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि एक ब्राह्मण परिवार अगर एक क्षत्रिय का काम 3 पीढ़ी तक, 3 जनरेशन तक करता है तो चौथे जनरेशन में जो है वो क्षत्रिय हो जाता है। अगर एक ब्राह्मण 4 पीढ़ी तक अगर वो वो वैश्य का काम करता है तो 5वें में वो वैश्य हो जाता है। 6 पीढ़ी तक अगर शूद्र का काम करता है तो वो 7वें में जो है वो शूद्र हो जाता है। और ये जो है स्लाइडिंग अप एंड डाउन जो है ये हमारे भारतीय समाज में, हमारे भारतीय सभ्यता में ये शुरू से चल रहा है। आप बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो मुझे आईने मैं तो आपको वेद का उदाहरण दे दूं, आप नोट करें। जी बिल्कुल। 9.112.3 जी 9.112.3 इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो ये बताता है कि एक ही परिवार में 3 अलग अलग वर्ण हैं। बिल्कुल एक ही परिवार में 3 अलग अलग वर्ण हैं। ये वेद का उदाहरण है। इसी तरह से आप और भी देखें, वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है। यजुर्वेद का 26.2 उसको देख लीजिए। स्मृति तो आखिरकार तो मनुस्मृति में कहा है ना, वेदो अखिलो धर्म मूलम। तो इसी सिद्धांत पर तो मनुस्मृति का जो प्रतिपादन होता है कि भाई क्या प्रक्षिप्त है और भाई क्या सही है। जो वेद विरुद्ध है वो प्रक्षिप्त मानते हैं मनुस्मृति में, क्योंकि मनुस्मृति में आपको पता है, पता नहीं क्या कितने हजारों साल में उसमें कितने एडिशन और कितने सब्ट्रैक्शन हुए। हमारे विलियम जोन्स ने तो जो उसको ठीक लगा बाइबलिकल फ्रेमवर्क में सेट हुआ उसी को तो निकाला था उसमें। जी जी। और देखिए वेद में भी और जो आप बता रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम कि वर्ण व्यवस्था आई कहाँ से, इसको समझने के लिए सांख्य के गुणों को समझना बहुत जरूरी है। वेद के समय में जो मतलब जो हमारा सतयुग का जो समय था उसमें ये बहुत क्लियर था कि आपके गुण की प्रधानता जो है वो आपका वर्ण डिटरमिन करेगा। क्यों? क्योंकि जिस गुण की प्रधानता आप में होगी वो उसी तरह का आपका स्वभाव बनेगा। अगर आप में सत्व की प्रधानता है, तीनों गुण तो सब में है, सत्व रजस और तमस सब में है, लेकिन अगर सत्व की प्रधानता है तो आपका नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल प्रोक्लाइविटी आपकी क्या होगी? आप जो है नॉलेज ओरिएंटेड होंगे, आप अल्टीमेट रियलिटी के खोज में जाएंगे, आप हार्मनी ढूंढेंगे, आपको डिसहार्मनी पसंद नहीं होगी, आप लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, आप लाइट की तरफ जाएंगे, आप अंधकार को दूर करेंगे, आप ब्रह्म की खोज में जाएंगे। आप चूंकि ब्रह्म की खोज में जाएंगे, अल्टीमेट रियलिटी की खोज में जाएंगे, ब्रह्म जो अल्टीमेट रियलिटी है हमारे कॉस्मोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, आप ब्राह्मण हैं। उसी तरह से क्या कहते हैं, अगर आप में रजस और सत्व का मिश्रण है तो आप क्षत्रिय हैं। अगर आप में तमस की अगर प्रधानता है तो आप शूद्र हैं। और अगर आप में तमस और रजस है तो आप वैश्य हैं।
ये सारा जो है, ये सारा कॉम्बिनेशन आपको एक स्वभाव देता है, और स्वधर्म को ऑनर करना जो है वो ट्रेडिशन का एक इंटेग्रल पार्ट था। और आपका गुण जो है वो आपका फैमिली बेस्ड नहीं था। ये आप, ये नहीं था कि आपका जो अंदर का गुण है वो आपके पेरेंट्स के से सिमिलर होगा। तो जिस गुण की प्रधानता थी उसी के बेसिस पे आपका कर्म था, वही आपका जो है वो वर्ण बनाता था। तो ये तो कहानी थी। खैर, जब हम क्या कहते हैं, जब हम स्मृति ट्रेडिशन में आते हैं, जब स्मृति को हम जब देखते हैं, तो गुण और स्वभाव वाला जो इक्वेशन है वो हट जाता है। लेकिन वर्ण उस समय तक भी कर्म से बहुत ही क्लोजली एंटवाइंड था। कर्म आपका बदला, आपका वर्ण बदल गया। और वर्णापकर्ष और वर्णोपकर्ष जो कि स्मृति ट्रेडिशन में बहुत मेजर तरीके से मेंशन्ड है, वो आ, वो वर्णित है, जिसके कारण कि ये स्लाइडिंग अप एंड डाउन जो है वो हमेशा चलता आ रहा था। बर्नार्ड कोन, जिन्होंने 1950s में ईस्टर्न यूपी में अपना रिसर्च किया था, तो एक कुछ गांवों का उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिव फील्ड वर्क किया था। तो उसमें वो गांव जो था उसमें वो ठाकुर लोग थे, और चर्मकार वो प्रधान थे। तो वो बता रहे हैं कि जो वहाँ का जो चर्मकार पॉपुलेशन था वो अपना लिनियज क्षत्रियों से ट्रेस करता था। वो क्षत्रिय जो है क्या कहते हैं, वो हारे, क्षत्रिय हारे, क्षत्रिय का काम कर्म जो है वो बदला। बाद में क्या कहते हैं, वो शूद्रों का सर्विस का काम उन्होंने शुरू किया, तो उनका वर्ण बदल गया, तो वो चर्मकार हो गए। तो वर्ण जो है, जब तक हिंदू समाज चलता रहा है, तब तक वर्ण जो है वो कभी भी, इट वॉज नेवर एच्ड इन स्टोन। ये बात बहुत जरूरी है, और ये ट्रेडिशन से आती है। ये तो रिजली ने फिक्स किए थे बाद में जाके। हाँ, रिजली ने फिक्स किया था। आपका क्या कहते हैं, माई मेमोरी इज करेक्ट, 1891 से वो सर्वे हुआ था। इनफैक्ट जब से जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया आई, उसके बाद से इन लोगों ने बहुत ही सिस्टमैटिक कास्ट बेस्ड इंटरवेंशन किया है। और पूरे हिंदू समाज का जो फ्लेक्सिबिलिटी था, जो उसका डाइवर्सिटी था, उसको इन लोगों ने कोलैप्स करके इन लोगों ने एक हायरार्की बनाई। ये हायरार्की हमारे सोसाइटी में, हमारे प्री कॉलोनियल सोसाइटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता था। उन्होंने हायरार्की बनाई, डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट रीजन से इन लोगों ने सेलेक्टिव कास्ट को कोऑप्ट किया, और मैं कहूंगा कि सेलेक्टिव फैमिलीज को इन लोगों ने कोऑप्ट किया, और वहां से इन लोगों ने क्या कहते हैं, एक हायरार्किकल सिस्टम बनाया है। तो ये सारी कहानी जो चल रही है कि 5000 साल से क्या कहते हैं हम लोगों को पीड़ित, शोषित, वंचित रखा गया है, ये बिल्कुल गलत कहानी है। ये कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है, और इसमें हिंदू समाज को वापस से सम्मिलित होकर के डेटा देखना पड़ेगा, हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं वो देखना पड़ेगा, और इन सारे चीजों को वापस से एजुकेशनल सिस्टम में लाना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा बहुत ही डिटेल्ड वे में कि हमारे सोसाइटी के साथ ब्रिटिशर्स ने एक डिस्कोर्स बना करके किस तरह से टिंकर किया है, किस तरह से डिवाइड एंड रूल की का पॉलिसी खेला है। ये हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच का डिवाइड एंड रूल जो कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने प्रचलित किया है, वो कहानी नहीं है, क्योंकि हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं वो तो ऑलरेडी डिवाइडेड थे। एक्चुअली डिवाइड एंड रूल का जो गेम खेला गया है वो हिंदुओं के साथ खेला गया है, और इसको जानना और इसको समझना ये बहुत जरूरी है। तो ये कहना कि ब्राह्मण की शूद्रों को वंचित रखा जाता था, वैश्य को वंचित रखा जाता था एजुकेशन से, ये कहानी पूरी गलत है। ये पूरी कहानी गलत है। करेक्ट, तो इसको, इसका, 100%। और जब ये पूरी कहानी गलत है,
तो रिजर्वेशन का जो है वो का पॉलिसी भी गलत है इसमें। संजय जी, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो केस बनता है रिजर्वेशन का, वो बनता है अस्पृश्य कैटेगरी के लिए, और ये अस्पृश्य कैटेगरी जो है ये वो भी हमारे तो अदर जो, कास्ट में शामिल है। जी नहीं, वो अदर कास्ट में भी मैं कहूंगा कि वो शायद नहीं है, क्योंकि एंड आई थिंक इस पे हम लोग थोड़ी सी वार्ता करें, इन द सेंस कि अस्पृश्य, और अगर आप क्या कहते हैं, आज हिंदू समाज में आप हिंदू इंटेलेक्चुअल्स के साथ अगर अगर आप पूछेंगे कि अस्पृश्यता कहाँ से आई, तो आपको शायद 99.9% लोग जो हैं वो नहीं बता पाएंगे कि अस्पृश्यता आई कैसे। और इसका इसका मैं जो मुझे ध्यान है वो बता दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अस्पृश्यता तो हमारे समाज में इस्लामिक इन्वेजन्स के बाद आई है। मैं ये कहूंगा कि उसके उसके पहले अगर हम स्मृति ट्रेडिशन को देखते हैं, और उसको जानने के लिए जो है हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे स्मृति में ही जो है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का वर्णन है। दूसरा इसमें और भी है कि ये जी जो है, जब बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक हुआ तो वो बौद्ध धर्म में एक अजीब प्रकार का, जिसको बोलते हैं ना, एक्सट्रीम नॉन वायलेंस जो है, उसकी प्रीचिंग की गई थी। और उस एक्सट्रीम नॉन वायलेंस में जो कोई भी मांस के साथ डील करता था उसको अस्पृश्य मान लिया गया था। तो ये बौद्धों का भी प्रभाव है, और ये जी। हमारी स्मृतियों पर, समकालीन स्मृतियों पर आया हुआ प्रभाव भी है। तो जब हम तो सिर्फ क्या कहते हैं, स्मृति ट्रेडिशन को देख करके हम ये कर रहे हैं, और स्मृति ट्रेडिशन में क्या ये है कि हमारे समाज में अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह इसका वर्णन है। तो अनुलोम विवाह क्या? अनुलोम विवाह वो जिसमें पुरुष ब्राह्मण है और उसकी शादी जो है वो होती है एक ब्राह्मण स्त्री से, एक क्षत्रिय स्त्री से, एक वैश्य स्त्री से, और एक शूद्र स्त्री से। ब्राह्मण पुरुष की शादी जो है वो चारों वर्ण में हो सकती है। क्षत्रिय पुरुष की शादी जो है वो क्षत्रिय स्त्री से, वैश्य स्त्री से और शूद्र स्त्री से हो सकती है। वैश्य पुरुष की का विवाह जो है वो वैश्य महिला से और शूद्र महिला से हो सकता है। शूद्र पुरुष का विवाह जो है वो शूद्र महिला से हो सकता है, शूद्र स्त्री से हो सकता है। ये सारे जो हैं ये अनुलोम विवाह थे, और इनके जो प्रोजनीज थे उनको मैं कहूंगा कि वो अदर कास्ट थे। अब देखिए, प्रतिलोम विवाह क्या हुआ? प्रतिलोम विवाह हुआ जिसमें कि चीजें उल्टी होती थी। जैसे मान लीजिए कि अगर ब्राह्मण स्त्री का विवाह अगर एक क्षत्रिय पुरुष से, वैश्य पुरुष से या एक शूद्र पुरुष से अगर हो गया, तो वो यूनियन जो है उसको प्रतिलोम माना जाता था, और जो लोग उस प्रतिलोम यूनियन में एंगेज करते थे उनको समाज से बहिष्कृत करके, उनको फोरफोल्ड ऑर्डर से, चारों वर्ण के बाहर उनको कर दिया जाता था, और उनके साथ जो है सोशल डिस्कोर्स हर एक तरीके का बंद कर दिया जाता था। उनके साथ अस्पृश्यता प्रैक्टिस की जाती थी, और जो लोग उनके साथ सोशल डिस्कोर्स करते थे उनके साथ भी अस्पृश्यता प्रैक्टिस होने लगती थी। उनको बेसिकली समाज से उनको निष्कासित कर दिया जाता था। उसी तरह से जैसे राजा जो है एक ब्राह्मण को कॉर्पोरियल पनिशमेंट नहीं दे सकता था, उसको फांसी नहीं दे सकता था, उसको मार नहीं सकता था। एक ब्राह्मण का वध जो है एक राजा तभी कर सकता था जब ब्राह्मण जो है वो शस्त्र उठा ले, वही एक सर्टेन एक्सेप्शन था। लेकिन समाज में जो है क्या लेकिन कहते हैं, मनुस्मृति के 8वें अध्याय में तो इसका उल्टा भी है, जिसमें जो है ग्रेडेड पनिशमेंट है, और जो शूद्र को जो है उससे दुगना
वैश्य को फिर उससे जी, दुगना, यानी कि शूद्र से 4 गुना, राजपूत को फिर उससे दुगना, बिल्कुल, बिल्कुल, ब्राह्मण को। ये बिल्कुल। ग्रेडेड पनिशमेंट है उसमें। जी, कि जी, द हायर यू आर, नोब्लेस ओब्लिज जिसको बोलते हैं, जो प्रिंसिपल है नोब्लेस ओब्लिज का, प्रिविलेज जी, एंटेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो वहाँ पे लागू है। जी। ये तो बिल्कुल है ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों के साथ अस्पृश्यता कब होती थी? अगर ब्राह्मण अगर एक जघन्य अपराध में अगर एंगेज कर दें, तो उनका नाक कान काट करके, उनको चिन्हित करके, उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। उनके साथ भी अस्पृश्यता प्रैक्टिस होती थी। और तो ये जो है, इस तरह से ये अनटचेबिलिटी का जो है ये आ, आया प्रैक्टिस। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारतीय समाज ने एक ओपन प्रिजन हाउस क्रिएट किया था। आप क्या कहते हैं? आप सोशल नॉर्म्स, सोशल कस्टम्स, आप क्राइम्स में आप एंगेज करिए, आपको कारावास में नहीं डाल करके आपको एक ओपन प्रिजन हाउस में डाल दिया जाएगा, जहां आपके खाने को नहीं छीना जाएगा, आपके एयर को नहीं छीना जाएगा, आपके सूर्य सनलाइट को नहीं छीना जाएगा, आपको काम भी दिया जाएगा, लेकिन आपको समाज से आपको बहिष्कृत रखा जाएगा। और यही कारण है कि आज भी अगर आप हिंदू समाज को अगर आप देखें, तो अस्पृश्यता जिनके साथ प्रैक्टिस होती है, उनकी संख्या बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ये बेसिकली मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स है, जिसने ये दलित दलित की कैटेगरी जो है उसको क्रिएट किया, और उस दलित के कैटेगरी में शूद्र और अस्पृश्य को जो है उसको सम्मिलित किया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये समाज में जो है, समाज में ये अलग अलग कैटेगरीज रहे हैं। मैं क्यों कहता हूं कि जो अस्पृश्य कैटेगरी है, उनका रिजर्वेशन का केस बनता है, क्योंकि इनके प्रोजनीज जो हैं, जिनका कि किसी क्राइम में या किसी सोशल नॉर्म के वायलेशन में कोई हाथ नहीं था, उनका वापस सोसाइटी में इंटीग्रेशन नहीं होता था। और ये प्रथा जो है, ये लंबे समय, जब तक आपको स्मृतियां आपको मिलती हैं, आपको ये प्रैक्टिस मिलेगी। जैसे गौतम धर्मसूत्र जो है वो इट इज इट इज इट इज द अर्लीस्ट एक्सटेंट स्मृति, इफ यू विल, और उसमें अस्पृश्यता का जो है वो वर्णन बहुत क्लियर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ ये कैटेगरी है जिनका कि रिजर्वेशन का केस बनता है, बाकियों का क्यों नहीं बनता है? देखिए, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पुअर करना शुरू किया, जब हमारे इंडस्ट्रीज थे, जब हमारे वोकेशंस थे, उनको जब सैप करना शुरू किया, तो वर्णाप सोसाइटी में वर्णाप कर्ष जो है वो बहुत मेजर तरीके से शुरू हुआ, क्योंकि ये सोसाइटी के नॉर्म्स तो ऑलरेडी थे। आप अपने वर्ण के हिसाब से आपको कर्म नहीं मिल रहा है, तो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो है वो सर्विस ओरिएंटेड हो गया। जब वो सर्विस ओरिएंटेड हो गया, तो वो कैटेगरी शूद्र हो गई। तो ये ऑपरेशन की जो बात हो रही है, ब्राह्मणों और हिंदुओं का क्रिएट नहीं किया हुआ है, ये ब्रिटिशर्स का ये किया हुआ है। और इसको वापस से अब डिस्कोर्स में लाना बहुत जरूरी है। इस अंडरस्टैंडिंग को वापस डिस्कोर्स में लाना बहुत जरूरी है, और यहीं से पॉलिसी चेंजेस होनी शुरू होती हैं। तमाम वर्ण के लोग, तमाम जाति के लोग ब्रिटिशर्स से इंपैक्ट हुए हैं। यही कारण है कि क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों में पॉवर्टी नहीं मिलती है, बहुत मेजर पॉवर्टी है। बिहार के सोसाइटी को तो मैं बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ, मेजर पॉवर्टी है। भूमिहार ब्राह्मण में जो है, क्या कहते हैं, जिनको कि जिनके कुछ सेलेक्ट फैमिलीज को ब्रिटिशर्स ने कोऑप्ट किया, उनमें मैसिव पॉवर्टी है। और कॉन्ट्रैरिली आप क्या कहते हैं, बहुत सारे जो आपने ये बताया कि ओबीसीज जो हैं वो बहुत ही रिच हैं, वो लैंड होल्डिंग है।
तो अगर हम वर्णापकर्ष और वर्णोपकर्ष के कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह से अगर हम समझ लें, तो हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो शूद्रों का स्वेलिंग जो हुआ है नंबर्स में, वो इस कारण से हुआ है कि ब्रिटिशर्स ने जो है हमारे समाज का वोकेशन, ऑक्यूपेशन छीन लिया, और लोग जो है क्या करते हैं, सरवाइव करने के लिए वो सर्विस इंडस्ट्री में चले आए, और उसी कारण से जो है वो शूद्र बन गए। और ये इनफैक्ट इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको मुस्लिम काल में भी मिलता है। आईने अकबरी में एक कैटेगरी है ब्राह्मण राजपूत का। कैन यू इमेजिन इट? ब्राह्मण राजपूत। तो वो ब्राह्मण जिन्होंने क्षत्रिय का काम शुरू कर दिया। तो अगर हम अब ये है कि हम इंडिया को चला लें मिथ्या के बेसिस पे, फॉल्सहुड के बेसिस पे, या हम नॉलेज और रिसर्च के बेसिस पे चलाएं, और हम वापस से सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट करें, क्योंकि सोसाइटी बहुत मेजर तरीके से डिवाइडेड हो गई है, और ये डिसहार्मोनियस सोसाइटी जो है वो मटीरियली प्रोग्रेस कर लेगी, लेकिन शांति नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोष किसके ऊपर डाला जा रहा है? दोष उनके ऊपर डाला जा रहा है जिनका कि दोष ही नहीं है इसमें। बिल्कुल सही बात है। कुछ स्टेट्स में ब्राह्मणों को कोऑप्ट किया इन लोगों ने, सेलेक्ट फैमिलीज में। जैसे अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप तमिलनाडु में अगर आप देखें, तो तमिलनाडु में ये ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी को रन करने के लिए इन लोगों ने अय्यर्स को कोऑप्ट किया। अय्यर्स को क्यों कोऑप्ट किया? अयंगर्स को क्यों नहीं किया उस तरह से? क्योंकि अय्यर्स जो हैं वो स्मार्त ब्राह्मण हैं। स्मार्त ब्राह्मण मतलब स्मृति के एक्सपर्ट्स। कहने का मतलब जो सोसाइटी के लॉज को जानते थे। तो उनका कोऑप्शन वहां हुआ। जहां इनको जमींदारी चलानी थी, वहां अलग अलग विकास को इन लोगों ने कोऑप्ट किया। आंध्र प्रदेश में फॉर इंस्टेंस जो है वो कम्मा और रेड्डीज को इन्होंने कोऑप्ट किया। तो जो हम इनिक्विटी देखते हैं, ये भारतीय समाज का नहीं किया हुआ है। भारतीय समाज तो बहुत ही बैलेंस था। किसी को कहा कि क्या कहते हैं कि वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, और ये बोला कि तुम्हारे जीविकोपार्जन के लिए तुमको सिर्फ दान के ऊपर ही सर्वाइव करना है। ब्राह्मणों का बेसिकली उसमें चाणक्य नीति में ये बोला गया है जी। चाणक्य नीति में जो हम ये बात करते हैं ना चेक्स एंड बैलेंसेस की, तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत उसमें क्लियर किए गए थे। जिसके पास शिक्षा है और जिसके पास ज्ञान है, उसको राज्य से और वार्ता व्यापार को वार्ता बोलते थे, उससे वर्जित किया गया। और क्षत्रिय को ब्राह्मण कर्म से और व्यापार से तो पूरी तरह वर्जित किया गया। ये तो कहा है ना, चाणक्य नहीं कहा ना कि जिस देश का राजा व्यापारी हो वहां की प्रजा भिखारी होगी। जबकि आज के कैपिटलिस्ट युग में अमेरिका में देख लीजिए आप, तो वो पूरे विश्व को भिखारी बना पे तुले हुए हैं। कुछ दिनों में शायद अमेरिका को ही भिखारी बना देंगे। और इसी तरह से वैश्य के लिए ज्ञान कर्म और छात्र कर्म वर्जित था। तो ये पूरा एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी था। बिल्कुल। आप यही तो देखिए, आप ये इंटरेस्टिंग है ना, ये धर्मपाल जी का जो डेटा जिन्होंने ये किया है, जो मेंशन किया है, अगर आप एजुकेशन का अगर आप ये देखें, तो जो स्कूल्स में सबसे कम रिप्रेजेंटेशन जो अगर मिलता है वो वैश्य का मिलता है। क्योंकि वैश्य का जीविकोपार्जन करने का वो ये था, आपको यू हैव टू एंगेज इन ट्रेड, क्राफ्टमैनशिप, फार्मिंग।
फार्मिंग क्या कहते हैं, शूद्र का कर्म तो था नहीं, वो क्या कहते हैं, वो वैश्य का कर्म था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि एक को ज्ञान दिया, और स्मृति में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। इनफैक्ट शुरू शुरू की स्मृति में जो है वो ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है कि आपका काम है यज्ञ करना, पढ़ना और दान लेना। आप दान के ऊपर ही सरवाइव कर सकते हैं, अर्थ संग्रह नहीं कर सकते आप अर्थ संग्रह नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आती है ये बात कि जो कम्युनिटी या जो वर्ग दान के ऊपर बेस्ड है, वो पूरे सोसाइटी को ऑप्रेस कैसे कर लेगी। बाद में वो तीन तो और वो तो वो तो भैया, वो तो जो क्रिश्चियन क्लर्जी का उन्होंने डायरेक्ट उसके ऊपर बिल्कुल डाल एक्सट्रापोलेट दिया। कर दिया। क्रिश्चियन क्लर्जी जो है वो टीथ लेती थी, 10% ऑफ ऑफ हम्म। द अर्निंग्स ऑफ एवरीबडी इन द सोसाइटी, उसको इन लोगों ने डाल दिया। यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए जो है वो 3 मैंने बताया, बाद में 3 और ऐड किया गया था। यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना, पढ़ना और पढ़ाना, यही उनका काम था। और यही कारण है कि अगर आज तरीके से अगर भारत में अगर सर्वे अगर किया जाए तो निर्धन में ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा मिलेगी। वो आ तो रही है, आजकल जो डेटा आ रहा है उसको साफ साफ यही दिख रहा है। अभी आंध्र प्रदेश का डेटा आज लोगों ने एनालाइज किया है, ट्विटर पे देखिएगा। आंध्र प्रदेश नहीं, सॉरी, तेलंगाना का जो कास्ट डेटा एनालाइज किया है उसमें ब्राह्मण सबसे निर्धन। बिल्कुल आएगा ये, बिल्कुल आएगा। और सबसे बड़ी बात है ये कि लोग इस पूरे फॉल्सहुड में, और इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज कंप्लिसिट हैं, कोई भी इससे अछूता नहीं है। और इसीलिए जो लोग भारत की बात करते हैं, वो कोई भी हो, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी हो, उनको अगर भारत की एक्चुअली अगर उन्नति चाहिए तो जो ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में ये कास्ट को लेकर के जो डिस्कोर्स बनाया गया है और उसके बाद जो सिस्टमैटिक इंटरवेंशन हुए हैं, इसको एनालाइज कराना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हमारे जैसे लोग जो कि क्या कहते हैं, जिनका कि जीवन खप गया इस पूरी चीज़ों को रिसर्च करते हुए। मैं तो ट्विटर पे भी नहीं हूँ, मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मुझे रिसर्च करना है। और रिसर्च करके भारत की उन्नति के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, जहां जिनके पास भी, वो जिस वर्ग से भी आते हैं, कहीं से भी आते हैं, जिनके पास प्रतिभा है, वो ऊपर आए। और वो तो जैसे जहाँ पे वो कहते हैं ना कि साहब के शूद्रों के लिए वेद वर्जित है, तो मैंने कहा शूद्रों के लिए वेद वर्जित हो सकता है, लेकिन शूद्रों के लिए ब्राह्मण बनना वर्जित नहीं है। ये उसी प्रकार है कि यदि आपको मेडिकल की डिग्री लेनी है तो आपको 12वीं पास करनी पड़ेगी बायोलॉजी से। तो यदि आपको वेद ही पढ़ना है जो जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक नहीं है, नहीं, और मैं ये भी कहूंगा साथ साथ में तो कि आप ब्राह्मण बन जाइए। ब्राह्मण बनने का रास्ता तो दिखाती है ना सारी स्मृतियां। मैं तो इसमें संजय जी क्या कहते हैं, एक डिफरेंट थोड़ा एक अप्रोच लूंगा, कि मैं गीता का अप्रोच लूंगा कि गीता भी एक चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। नया सिस्टम, गुण कर्म विभागशः। उसमें भी क्या कहते हैं, ऐसा लोगों ने ये किया है कि गुण और प्रारब्ध कर्म को जोड़ दिया है। हाँ, वो कर्म हमारे वहां पर वोकेशन है। वो विशेष योगदान है हमारे करपात्री जी महाराज का, बताइए, मतलब ऐसा ऐसा भ्रम जो फैलाया है उसमें। बिल्कुल स्पष्ट जो लिखा है उसको भी। मतलब पूरी गीता जो है वो आपके कर्म के बारे में बात कर रहा है, आपके काम के बारे में बात कर रहा है, आपके वोकेशन के बारे में बात कर रहा है। और इस पर्टिकुलर वर्स को लोगों ने जो है उसको प्रारब्ध कर्म से जोड़ दिया। नहीं, वो बहुत क्लियर है कि जिस बिल्कुल ही गुण, है, उससे अधिक स्पष्ट कुछ हो ही नहीं सकता। जी, कि जिस जिस गुण की प्रधानता आप में है, कर्म आप वही करिए।
आप किसी भी जाति, किसी भी क्लासिफिकेशन में हो, अगर आप में सत्व की प्रधानता है, अगर आपको नॉलेज परसूट पसंद है, आपको अगर क्या कहते हैं अल्टीमेट रियलिटी जानना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको रिसर्चर बनना है, अगर आप में वो फायर है अंदर में जानने के लिए चीजों को, तो आप ब्राह्मण कर्म करें। आप किसी भी वर्ग से आते हैं, जी आप क्या कहते हैं, आप सभ्यता के लिए लड़ना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप किसी भी वर्ग से आते हैं, आप क्षत्रिय बने, आप डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें। था ही ना, मार्शल रेसेस तो कॉन्सेप्ट किस आधार पर बनाया था अंग्रेजों ने? मार्शल रेसेस बना दी थी इन्होंने, वही आज जो है वो सारी की सारी बैकवर्ड बनी हुई है। तो अब समय हो गया है, तो मैं आप थोड़ा इसको कंक्लूड कर दें प्लीज। जी, तो कंक्लूड यही कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश कालखंड का ही जो डेटा है, धर्मपाल जी जिन्होंने इतने सैक्रिफाइसेस करके इस डेटा को कोलेक्ट किया, किताब लिखी, उनको लोग इंटेलेक्चुअल्स, नेहरू जी से अरेस्ट भी हुए थे वो। होंगे ही, गांधीयन होते, गांधीवादी होने के बावजूद। बिल्कुल बिल्कुल होंगे, क्योंकि मैवरिक थे ना, जो एस्टैब्लिश डिस्कोर्स था उसको चैलेंज कर रहे थे। और नेहरू जी खुद ही कॉलोनाइज थे, उन्होंने ये कॉलोनियल डिस्कोर्स जो है उसको क्या कहते हैं, मेंटल स्लेवरी की उनसे अधिक कोई बड़ी कोई उदाहरण नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सैक्रिफाइस जो है, जिन लोगों ने एक तरह से साधना की है, अगर लोग वर्ण व्यवस्था जो है वो कैसे कंसेप्चुलाइज की गई थी, जो शुरू में जब हमारी सभ्यता की उत्पत्ति हो रही थी, अगर उसको जानना है तो लोग श्री अरविंद का फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर पढ़ें। अगर क्या स्थिति थी ब्रिटिश कालखंड में शुरुआत में, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन था डिफरेंट वर्गों का एजुकेशनल सिस्टम में, उसके लिए धर्मपाल जी की किताब जो है द ब्यूटीफुल ट्री, उसको पढ़ें, वो डेटा को देखें। वो जो कॉलोनियल डिस्कोर्स क्रिएट किया गया है कास्ट को लेकर के, वर्ड तो नहीं कहूँगा, कास्ट को लेकर के, उसके लिए लोग मेरी किताब पढ़ें, कॉलोनियल डिस्कोर्स एंड द सफरिंग ऑफ इंडियन अमेरिकन चिल्ड्रन, क्योंकि पहला 4 चैप्टर जो है उस किताब का, वो जहाँ भी इंडिया और हिंदुइज्म स्टडीज़ है वो रेलेवेंट है। तो कहने का मतलब है कि अब इस मिथ्या को कलेक्टिव तरीके से अब इसको दूर किया जाए और उसी के बेसिस पे जो है पॉलिसीज बनाई जाए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए जहाँ आप कहीं किसी वर्ग से कहीं से भी आते हैं, कहीं किसी भी जाति से आते हैं, आपके पास प्रतिभा है, जिस तरह की भी प्रतिभा है, आप ऊपर आइए, आप अपने गुण प्रधान तरीके से आप अपना कर्म जो है आप उसको चूज कीजिए। तो जी, तो आइए आज की चर्चा को अभी यहीं पर विराम देते हैं। जी, और ये तो लगातार निरंतर चलने वाला एक यज्ञ है, इसमें हम आहुति समय समय पर डालते रहेंगे। जी, और आज बस इतना ही। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कुंदन सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय माँ, जय माँ, जय भारत, जय भारत।